अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज जो टॉपिक है वो डिज़ीज़ है, बोन मैरो डिसऑर्डर के हवाले से बात करेंगे, यानी हड्डियों के गूदे के जो मसाइल हैं उसके हवाले से बात की जाएगी। याद रखिए, बोन मैरो डिसऑर्डर जो है वो अफेक्ट करता है, वाइटली इफ़ेक्ट करता है हमारी स्पॉन्जी टिश्यूज़ को। ये वो टिश्यूज़ होती हैं जो हमारी बोन्स के अंदर मौजूद होती हैं और यही वो टिश्यूज़ हैं जो ब्लड सेल्स को बनाती हैं। बोन मैरो डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हेमेटोपोइटिक सिस्टम पर असरअंदाज होते हैं और इसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया से लेकर ल्यूकेमिया और डिसऑर्डर्स डिफरेंट किस्म के पैदा होते हैं, जिनमें जेनेटिक म्यूटेशंस से प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ऑटो इम्यून रिएक्शन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इस पर असरअंदाज होते हैं। और याद रखिए कि बोन मैरो डिसऑर्डर्स की कॉजेज़ भी वेरी करती हैं, यानी कि बदलती हैं और डिफरेंट होती हैं डिफरेंट केसेस में। ये हेरिडेटरी प्रीडिस्पोजिशन से टॉक्सिन्स एक्सपोजर तक, या फिर यूँ कह लीजिए रेडिएशंस से भी इसका ताल्लुक़ होता है। जहाँ मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट आई है, इससे बहुत से ट्रीटमेंट भी सामने आए हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। इसकी वजह से मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। तो एनीमिया भी इसकी टाइप्स में शामिल है, यानी बोन मैरो डिसऑर्डर है ये भी। और इसमें क्या होता है कि सभी जानते हैं कि खून की कमी की ये बीमारी है। इसमें आरबीसीज़ का शॉर्टेज हो जाता है, शॉर्टफॉल हो जाता है, यानी जो खून के सुर्ख खुलिये होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और फिर पेशेंट को कांस्टेंट फटीग रहने लगती है, यानी थकावट का एहसास रहने लगता है, लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है उसकी, यानी ताकत में कमी आ जाती है। सेकंड टाइप्स इसकी जो हैं उनमें ज़्यादातर जो देखने में आती है ल्यूकीमिया है, और इसमें क्या होता है कि WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह इसकी जो थर्ड टाइप है वो माइलोमा होती है, और इसमें प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये उन पे असरअंदाज होती है और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि बोन मैरो जो है एडिकेट अमाउंट में उसके ब्लड सेल नहीं बना रहा होता, ये चीज़ हो जाती है, यानी बोन मैरो में प्रॉपरली ब्लड सेल्स नहीं बनते। फिर फिफ्थ इसकी जो टाइप है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है, वो लैक ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग में, यानी इनकी एबिलिटी ये है कि ब्लड को क्लॉट होने में, उसको जमने में मददगार होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा। बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। तो बोन मैरो डिसऑर्डर की बहुत सी कॉजेज़ हैं। जेनेटिक म्यूटेशन इसकी सबसे बड़ी कॉज़ है, जो जीन्स में तब्दीली की वजह से होती है और ये विरासती होती है। सेकेंडली एक्सपोजर टू रेडिएशंस हैं, यानी कुछ ऐसे रेडिएशंस जो, जैसा कि होता है कि आयोनाइजिंग किस्म के रेडिएशंस होते हैं जो कैंसर में इस्तेमाल होती हैं शुआएँ, उनके हवाले से बात हो रही है। तो ऐसी शुआएँ भी इसकी वजह बन सकती हैं। इसी तरह कीमोथेरेपी है और अदर मेडिकेशंस हैं, यानी याद रखिए जो कैंसर में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात होती हैं या मेडिसिन्स होती हैं, जहाँ वो कैंसर सेल्स पे इफ़ेक्ट करती हैं, इसी तरह वो नॉर्मल सेल्स पे भी इफ़ेक्ट करती हैं और उनको मुतासिर करती हैं, और फिर बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं, इन्फेक्शंस में कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं जिनमें EBV वायरस शामिल है, और हेपेटाइटिस जो है वो भी इसमें शामिल होता है। और फिर इसके साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें ल्यूपस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और इसकी वजह से फिर लिम्फोमास बन जाते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं। तो असल बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है। वो क्या चीज़ है? वीकनेस बहुत ज़्यादा देखेंगे आप पेशेंट में। सेकेंडली, अनएक्सप्लेन्ड किस्म की ब्रूजेस होंगी, पता नहीं चलता लेकिन पेशेंट को कहीं ना कहीं से कोई खराश लगी होती है, तो ये चीज़ होती है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होती हैं, यानी बार बार इन्फेक्शंस का होना, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। टाइनी रेड स्पॉट्स देखेंगे आप उसकी स्किन पे,
यानी छोटे छोटे से स्पॉट्स बनेंगे रेड कलर के, इसे पेटिकिया भी बोला जाता है। और डीप एक होगी या पेन होगी, यानी हड्डियों में बहुत ज़्यादा गहराई में दर्द होगी, इसमें हमारी मेडिसिन यूपेटोरियम पर बहुत अच्छा काम करती है। बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से। डायग्नोसिस के सिलसिले में जहाँ कुछ टेस्ट काम आते हैं, उनमें ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है, बोन मैरो एस्पिरेशन करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बोन मैरो में से नीडल के थ्रू एस्पिरेट की जाता है थोड़ा सा हिस्सा, और फिर लैब में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। बायोप्सी करवाई जा सकती है, इमेजिंग टेस्ट हो सकते हैं, इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग होती है। अब आ जाती है बात ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के हवाले से स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जहाँ पर अहम है, वहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी करवाई जाती है, टारगेटिक थेरेपीज़ हैं, स्प्लेनेक्टमी है और सपरेटिव केयर है, सपोर्टिव केयर की जाती है। तो ये तो थी बातें जो एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं। हम बात करते हैं अपने होम्योपैथिक के हवाले से, जिसमें बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं जो इस प्रॉब्लम को क्योर करने के सिलसिले में बहुत हेल्पफुल होती हैं। हमारी मेडिसिन एलेट्रस बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही साथ कलकेरिया काब वो मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़बरदस्त पॉलीक्रेस रेमेडी है। ये कन्वेंशनल बोन मैरो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। और यहाँ आपसे ये शेयर करती चलूँ कि ये ट्यूमर को डिक्रीज़ करने के सिलसिले में बहुत ही फ़ायदेमंद है, यानी उसके साइज़ को रिड्यूस करती है, कम करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि कैंसर सेल्स को अटैक करने से रोकती है। फेरामेट हमारी मेडिसिन है जो खून की कमी के लिए मोस्टली इस्तेमाल होती है और ये अनीमिया और थैलेसीमिया के केसेस में बहुत अच्छा असर रखती है। पल्साटिला मेडिसिन जिसे आमतौर पर डाइजेस्टिव ट्रैक के डिस्टर्बेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ आपको बताऊँ कि ये एंटी कैंसर रेमेडी है, कैंसर के प्रॉब्लम्स को ठीक करती है और मुख्तलिफ़ केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहाँ के कैंसर ट्यूमर्स मौजूद होती हैं। ये अच्छी एनाल्जेसिक भी है, यानी दर्द को कम करने वाली दवा भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी है, क्योंकि ये सोजिश को कम कर देती है और फिर सेडेटिव भी है, यानी कि सुकून आवर दवा भी है। आर्सेनिक हाइड्रेटम जो मेडिसिन है ये ल्यूकेमिया के लिए बहुत अच्छा काम करती है और यहाँ आपको ये बताती चलूँ मायोलेक्टिक ल्यूकेमिया में ये ज़्यादा अच्छा काम करती है। कार्सिनोसिन बहुत ज़्यादा फेमस है कैंसर केसेस के हवाले से, ख़ास तौर पे मेमरी ग्लैंड का जो कैंसर होता है या ब्रेस्ट कैंसर कह लीजिए, वहाँ पर इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। फेरमफॉस जो अनीमिया के हवाले से और खून की कमी के हवाले से बहुत अच्छी मेडिसिन है और रियली में वो एचबी लेवल को इंक्रीज़ करने के सिलसिले में बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। इसी तरह चाइना भी बहुत हेल्पफुल होती है और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इस सिलसिले में बहुत मददगार होती हैं। लेकिन याद रखिए कि होम्योपैथिक में हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम मेडिसिन देंगे और केस स्टडी के मुताबिक देंगे, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और किसी भी सूरत में सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए, उससे मशवरा कीजिए और फिर ही मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।